Hello students, in the last video we have covered 7 Fayol's principles of management. 7 principles हमने cover कर लिया था. अब जो है इस वीडियो में मैं 8 to 14 जो बाकी के 7 principles हैं उनको cover करूंगी. So moving on to the 8th principle, that is centralization and decentralization. यहाँ पर जो एक पिक्चर आप देख रहे हो इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन वाली फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे सेंटर पे एक अथॉरिटी बैठी हुई है एंड यही अथॉरिटी सबको जो है ऑर्डर्स कम्युनिकेट कर रही हैं, किसको क्या काम करना है ये सेंट्रल अथॉरिटी ही बता रही है. एंड जितने भी आंसर्स दे रहे हैं, जो भी अकाउंटेबल हैं, वो सेंट्रल अथॉरिटी को अकाउंटेबल हैं. सेंट्रलाइजेशन टर्म से ही आप समझ रहे हो, सेंटर मींस सारी पावर एकत्रित होना किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. सिर्फ जैसे मान लो कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है सिर्फ उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स होना इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना is known as decentralization. and centralization होगा या decentralization होगा ये हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पावर्स सेंट्रलाइज्ड रखनी है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन करना है. There must be a proper balance between centralization and decentralization. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. जहां पे लगता है कि पावर्स को सेंट्रलाइज करके रखना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइज करके रखना चाहिए, वहां पे आपको सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक लेवल पे अगर हम रख लेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, कुछ डिले होने लगेगा, काम सही तरीके से नहीं होगा, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, तब हमें जरूरत पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन की. तो अब ये दोनों टर्म्स हम समझ लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. Centralization of decision making authority in few hands at top level. ठीक है, तो अगर जो है हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे, सिर्फ कुछ के हाथ में रख देंगे टॉप लेवल पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो हम लोग जो है अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पावर्स को, अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एंड होना क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, सो दैट no organization can be completely centralized or completely decentralized. ताकि जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो completely आपकी centralized हो, ना ही completely decentralized हो. सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे कम डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए. सीधी सी बात, आप इसको ऐसे नॉर्मली समझ लो, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी जो की डिसीजन होगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, वो कौन लेगा, वो टॉप मैनेजमेंट लेगी. तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है कि डिसीजन फाइनली किसका माना जाएगा. तो डिसीजन जो है डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी फाइनल डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट लेगी उन्हीं का माना जाएगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी पंचायत सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का. यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस गिव डिसीजंस
गिव द डिसीजन टेकिंग राइट्स टू इट्स सबऑर्डिनेट्स दैट इज विलेज पंचायत। जो पूरी पंचायत सिस्टम है उसने क्या किया, डिसीजन टेकिंग राइट्स अलग अलग विलेजेस को, अलग अलग विलेजेस की पंचायत को डिसीजन मेकिंग राइट्स दे रखी है। तो पूरा जो पंचायत सिस्टम है उसको अकेले जो है डिसीजन नहीं लेना है। उन्होंने क्या किया, हर गांव में हर गांव में एक पंचायत का वो बना दिया है। ठीक है, अब जो पंच बैठते हैं वो जो है हर विलेज में डिसीजंस लेंगे। आई थिंक आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आप लोग देख लो। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। यहाँ पे जो है हम बहुत ही जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो हर डिसीजन के लिए हमें टॉप लेवल के पास नहीं जाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो सुपीरियर्स हैं उनका भी वर्कलोड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। अगर जो है हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो पावर का मिसयूज होने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ना ही कंप्लीट आपको सेंट्रलाइजेशन करना है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन। तो स्केलर चेन में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बिल्कुल एक स्केल बनी हुई है दोनों साइड से। ए जो है आपके टॉप लेवल पे हैं, बी ई उनसे नीचे लेवल पे, सी एंड एफ उनसे नीचे लेवल पे, एंड डी एंड जी उनसे नीचे लेवल पे। ए बी से कम्युनिकेट करेंगे, बी सी से, और सी डी से। कुछ भी आंसर देना होगा, कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वो डी जो है सी के पास जाएंगे, सी बी के पास एंड बी ए के पास। ए जो है ई से कम्युनिकेट करेंगे, ई एफ से, और एफ जी से। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं स्केलर चेन, कि आपको जो है एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी है और इसी लाइन में रह करके, इसी दायरे में रह करके आपको जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है अपने संस्था में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन भी खिंची हुई है डी और जी के बीच में। ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना है और सामने सामने सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे बात करनी है, तब जो है एक गैंग प्लैंक बन सकता है। डी जो है जी से और जी जो है डी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डी जो है एफ से या ई से कम्युनिकेट कर ले डायरेक्ट, तो गैंग प्लैंक के थ्रू ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जो है सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है उनसे बात कर सकते हो गैंग प्लैंक के थ्रू, एंड गैंग प्लैंक जो है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्रिएट कर सकते हो। Scalar chain refers to formal line of authority and communication which moves from highest to lowest ranks in a straight line। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है और कम्युनिकेशन है वो कहाँ से, बिल्कुल हाईएस्ट टू लोएस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये क्या करेंगे, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेंगे। अगर रिपोर्ट देना है तो अपने सिर्फ इमीडिएट बॉस को ये रिपोर्ट दे सकते हैं। कोई भी अगर अर्जेंट इंफॉर्मेशन है इस चेन को ब्रेक की जा सकती है, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये गैंग प्लैंक जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ कर देगा दो एम्प्लॉय के बीच में जो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। और जब भी ये गैंग प्लैंक क्रिएट होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी गैंग प्लैंक क्रिएट करना चाहता है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर को ये बात कम्युनिकेट करेगा कि हम जो है एक गैंग प्लैंक क्रिएट कर रहे हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले बंदे से। गैंग प्लैंक कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड बिटवीन डी एंड एफ। तो ये जो डी और एफ हैं या डी और ई हैं, ये जो है गैंग प्लैंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्स इसमें कहाँ से पास होंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड अगर कुछ भी रिपोर्ट देनी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड ड्यू टू नो कंफ्यूजन ऑफ डुअल ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बंदा जो है उसको एक ही बॉस
हर बंदे को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड ऑटोमेटिकली स्केलर चेन में फॉलो हो जाएगा एंड यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन किसी के भी माइंड में नहीं रहेगी, क्योंकि ऑर्डर जो है इमीडिएट बॉस से रिसीव हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं अब हम इसके। क्या होगा? स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। हमें पता है कि हमें यही लाइन फॉलो करनी है, तो इजीली जो है आपके इंफॉर्मेशन फ्लो करेंगे एंड जिसके पास पहुंचनी चाहिए उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यहाँ पे क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है और किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम स्केलर चेन को वॉयलेट करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन जो है ऑर्डरली डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी, इंफॉर्मेशन कहीं कहीं जाने लगेगी एंड इससे जो है बहुत कॉज और कंफ्यूजन होने लगेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अगर आप स्केलर चेन फॉलो नहीं करते हैं तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर नहीं होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 10, ऑर्डर। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉपर सीक्वेंस वाला ऑर्डर है कि हर इंसान, हर मशीन और हर मटेरियल, मतलब कि आपका ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स जो भी है वो उसकी प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। हर सामान उसकी जगह पे और हर सामान का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ये बताता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा। तो इंसान कहाँ मिलेंगे, मशीन्स कहाँ पे रखाएंगी और जो भी रॉ मटेरियल हैं या सेमी फिनिश गुड्स हैं या फिनिश गुड्स हैं उनको कहाँ रखना है, हर चीज़ की जो है एक प्रॉपर जगह होगी। इवन आपके टूल्स कहाँ रखाएंगे, ठीक है, कौन सी चीज़, हर एक सामान जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। There should be a specific place for every employee in an organization। और हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के लिए क्या होनी चाहिए? एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि अगर हम किसी बंदे को ढूंढें तो वो बंदा जो है हमें उसी जगह पर मिल जाए। Fix the right place for every man एंड मटेरियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो हर इंसान के लिए और हर सामान की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारा जो वेस्टेज है टाइम का वो मिनिमाइज हो जाएगा। टाइम का वेस्टेज कैसे मिनिमाइज होगा? अगर मान लो आपने सामान को सही जगह पे नहीं रखा, तब क्या करोगे? आप जो है उस सामान को ढूंढते रहोगे। एक सीधी सी बात आप समझो, आपका रूम है, अगर जो है आपने उस रूम को बिखेर करके रखा है, ठीक है, समेटा नहीं है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, तो अलग अलग जगह अगर सामान पड़ा है तो आप क्या करोगे? आप उस सामान को ढूंढते रह जाओगे एंड जब तक वो मिलेगा तब तक आपको पता चलेगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो इसी वेस्टेज को आपको मिनिमाइज करना है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन एंड एवरीवन इन इट्स प्लेस। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए हर सामान के लिए, हर इंसान के लिए, और हर सामान और हर इंसान उसी की जगह पे मिलना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, एक है मटेरियल ऑर्डर, दूसरा है सोशल ऑर्डर। ठीक है, अ सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स ओन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो हर सामान जो है अपनी जगह पे होना चाहिए, हर सामान का अपना एक खुद का प्लेस होना चाहिए एंड उसी प्लेस पे वो सामान मिल जाना चाहिए। और सोशल ऑर्डर ये एम्प्लॉयज के लिए बोला गया है कि हर एम्प्लॉय की एक कुर्सी होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स बैठने की जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं होगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए तो फिर जो है वो कहाँ पे बैठेगा उसको नहीं पता एंड हम कहाँ पे उसको ढूंढेंगे हमें भी नहीं पता होगा। एक अगर आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा तो शक्तिमान में जब
जो ऑफिस होता है वहां पर वो चेंज करते हैं अपना ऑफिस, नए ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, तो बॉस ने जो है पर्टिकुलर किसी भी बंदे के लिए चेयर फिक्स नहीं की थी, तो सब जो है एक दूसरे को धक्का मार रहे थे कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, एंड वहां पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर जो है बॉस आए एंड बॉस ने जो है सबको अपनी अपनी जगह फिक्स कर दी कि आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे। उससे क्या हुआ, सब जो है अपनी अपनी प्रॉपर प्लेस पे बैठ गए एंड जो है उनको उनकी एक जगह मिल गई, जिससे क्या हुआ, स्मूथ फंक्शनिंग होने लगी एंड जो है लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबका जो है प्रॉपर मटेरियल, मतलब हर सामान का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और हर इंसान की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां पे अगर हम उसे ढूंढें तो वो हमें इजीली मिल जाए। पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं इसके। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो जो है समय रहते ही हम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एंड स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब चीज सही जगह पे सही टाइम पे मिल जाएगी, तो हमारा काम जो है बहुत ही स्मूथ और सिस्टमैटिक वे में होगा। अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तब क्या होगा, जस्ट हमारा पॉजिटिव इफेक्ट जो है उसका उल्टा हो जाएगा। जो पहले इफेक्टिव यूज था अब वो इनइफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स हो जाएगा एंड जो स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे अब कोई भी डिसिप्लिन नहीं बचेगी, देयर विल बी अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इक्विटी। तो यहां पर आप देख रहे हो एक मेल मेंबर बैठा है, एक फीमेल मेंबर बैठी है, ठीक है। तो इक्विटी में क्या है कि हमेशा कोई भी बायसनेस हमें नहीं करनी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, हमेशा एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना है, चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, चाहे किसी भी कास्ट के, क्रीड के, रिलीजन के हो, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। काइंड, एम्पैथी, जस्टिस एंड फेयर, हमें हमेशा क्या दिखाना है, हमें काइंड रहना है, एम्पैथी शो करनी है, जस्टिस करना है और फेयर रहना है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसके बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी, इन सब के बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, हमें अपनी संस्था में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर बोलता है कि हमें जो है भेदभाव नहीं करना है, इसका मतलब कि आपको जो हम पेमेंट करेंगे, मींस एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट करेंगे, वो अगर बंदे सेम लेवल पे हैं तो दोनों ही बंदों को, दो बंदे अगर सेम लेवल पे हैं तो दोनों ही बंदों को हमें क्या करना है, सेम पेमेंट करनी है। लेकिन ये जो है एक टेक्निक है टेलर की, हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इस टेक्निक को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ये कहा गया है कि कोई बंदा अगर एफिशिएंट है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो आप उसको ज्यादा पेमेंट करो, अगर कोई बंदा एफिशिएंट नहीं है, वो कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको आप कम जो है पैसे दो। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है हमारा, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को। इस बेसिस पे, इस पॉइंट पे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ प्यून एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, leave rules in the same way irrespective of their grade, position and gender। अगर जो है आपके क्वेश्चन में ये आता है कि दो बंदे हैं, दोनों को जो है छुट्टी चाहिए थी, एक फीमेल बंदी एक मेल बंदा है, फीमेल को छुट्टी मिल गई, मेल को नहीं मिली, तो यहाँ पर जो है ये लीव रूल को वॉयलेट किया गया है कि दो बंदे हैं, ठीक है, उनके ग्रेड के बेसिस पे, उनके जेंडर के बेसिस पे, उनसे मतलब उनके जेंडर के बेसिस पे हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है कि इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ प्यून एंड सुपरवाइजर,
एक प्यून है, आप उनको भी उतनी ही सैलरी दोगे और एक सुपरवाइजर को भी, तो ये बात गलत है। सेम ग्रेड वालों को आपको सेम सैलरी पे करनी है। लेट अस सी पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो तो मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज का क्या होगा, बढ़ेगा, और एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप इसको वॉयलेट करेंगे तो जस्ट इसके ऑपोजिट हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिल जाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में हमने देखा कि मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, मोटिवेशन लेवल घट जाएगा एंड एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में अनहेल्दी रिलेशंस दिखने लगेंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज आपके, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो टेन्योर मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। तो जो भी पर्सन आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको इतना समय तो दो ताकि वो स्टेबल हो पाए। यहाँ पे आप पिक्चर में देखो कि बंदे ने अभी पैर रखा ही नहीं था कि इसको बोल दिया गया कि जाओ तुम किसी और जगह चले जाओ। तो इस तरीके से ये परेशान हो जाएगा एंड सोचेगा कि अब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, हम कहीं और चले जाते हैं जहां पे थोड़ी सी परमानेंसी मुझे दिखेगी। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन। अगर जो है आप किसी भी बंदे का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हो या उसको बार बार टर्मिनेट कर देते हो, तब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करने लगेगा जहां पे वो एटलीस्ट सेटल हो पाए, स्टेबल हो पाए। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है किसी भी बंदे को एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को सेटल कर पाए। ठीक है, हमें जो है ये इंश्योर करना है कि आप जो है काम कर रहे हो तो जब तक आपकी कोई बहुत बड़ी ब्लंडर नहीं होगी हम आपको नहीं निकालेंगे। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे जो टर्नओवर होगा ये मिनिमाइज होगा। अब आप ये समझ लो कि टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर मतलब कि आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो अगर बार बार मान लो एम्प्लॉयज, अभी एक एम्प्लॉय गया, कल दूसरा, परसों तीसरा, चौथे दिन 4 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो आप इतना जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट कर नहीं पाओगे, सिलेक्शन कर नहीं पाओगे, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके एम्प्लॉयज आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के न जाएं। Example, if a new employee is appointed, then the employee must be given time to settle down, to adapt to the new environment and working conditions. सीधी सी बात है, कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसके लिए सारी चीजें नहीं है, तो एटलीस्ट उसे इतना समय तो दो कि वो वहां पर सेटल हो पाए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं हम। बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर जो है हर इंसान क्या चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहता है, क्योंकि उसको उसके माइंड में ये है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब जो है, अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी नौकरी एटलीस्ट सिक्योर है, तो इसी सिक्योरिटी के पीछे वो भागता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अगर आपको अच्छी रेप्यूटेड कंपनी, एक अच्छी गुडविल वाली कंपनी सेम जॉब ऑफर करती है, तो भी लोग जो है उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जो है आपके एम्प्लॉयज आपके यहाँ स्टेबल फील करते हैं, सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, तो वो जो है आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो सेटल हो गया है, वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझने लगा है, तो अब जो है धीरे धीरे उसके काम करने की स्पीड क्या होगी, बूस्टअप होगी, काम करने की स्पीड उसके बढ़ेगी। अगर जो है ये आप फॉलो नहीं करते हो प्रिंसिपल, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। डिक्लाइन इन रेपुटेशन ऑफ कंपनी। तो अगर सीधी सी बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बार बार लोग छोड़ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा टर्मिनेशन हो रहा है, तो लोग जो है ये चीज़ें देख करके भी आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहेंगे।
एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। तो अगर जो है आप किसी को भी सेटल होने का टाइम नहीं दे रहे हो, आज बंदे की नौकरी लगी, 1 महीने बाद आप बोल रहे हो कि नहीं ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में चले जाओ, वहां बेचारा गया ही था सारा सामान वामान लेकर के, फिर आपने बोल दिया ट्रांसफर तीसरी जगह चले जाओ, तो अगर वो कितने बार ट्रांसफर लेगा, वो एट लास्ट फ्रस्ट्रेट होकर के आपकी कंपनी छोड़ देगा। आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से पहला कदम आगे बढ़ाना। तो ये इनिशिएटिव ये जनरली एम्प्लॉयज के लिए कहा गया है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें से एम्प्लॉयज खुद से कदम आगे बढ़ा करके आए आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, कि नहीं ये मेरी संस्था है और हमें जो है इसको साथ में आपके साथ में इसको आगे लेकर के चलना है, हम सब साथ मिलकर के इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो अगर कोई एम्प्लॉय खुद से आगे बढ़ के आता है, खुद से अपने सजेशंस देता है, बोलता है कि अगर ये काम हम इस तरीके से करेंगे तो और अच्छे से होगा, कुछ नए आइडियाज लेकर के आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। चेक आउट द प्लान एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक प्लान फ्रेम करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा, इससे जो है मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा एंड एम्प्लॉयज की स्पिरिट बढ़ेगी। तो ये जो प्लान है, ये जब भी प्लान आप बनाओ, आप प्लान बनाते समय क्या करो, आप एम्प्लॉयज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लो। अगर एम्प्लॉयज जो है आपकी हेल्प करेंगे कोई भी प्लान बनाने में, तो वो उनको ये फीलिंग आएगी कि नहीं ये मेरा भी प्लान है। तो जब उनका भी ये प्लान होगा तो वो जो है अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उस प्लान को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। हमें क्या करना है इनिशिएटिव में, एम्प्लॉयज को जो है इनकरेज करना है कि वो जो है अपने सजेशंस लेकर के खुद से सामने आए। ये मैच करता है किस प्रिंसिपल से, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तब जो है मैं इसका कंपैरिजन आपको उस वीडियो में बताऊंगी। इससे क्या होगा, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज को लगेगा कि नहीं जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं मेरी संस्था है, मुझसे भी पूछा जाता है कुछ सोचने के पहले, कुछ डिसीजन लेने के पहले। तो वहां पे एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आने लगेगी एंड एम्प्लॉयज जो है और अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। तो अगर कुछ भी प्लान्स बनाना है तो आप वर्कर्स को, आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर लो कि वो आपकी हेल्प करें डिसीजन लेने में भी एंड उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में भी। एग्जाम्पल, an organization must have an employee suggestion system and employees with useful suggestion should be rewarded। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक सजेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए जहां पे एम्प्लॉयज खुद आगे बढ़ें एंड आकर के सजेशंस दें, एंड जो अच्छे सजेशंस हो मैनेजमेंट जो है उनको रिवॉर्ड दे, उनको जो है सम्मानित करे, उनको जो है अप्रिशिएट करे उनके वर्क के लिए। तो ऑब्वियसली जो है एम्प्लॉयज उससे एनकरेज्ड फील करेंगे एंड वो खुद आगे बढ़ करके आके सजेशंस देंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स, इससे क्या होगी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉयज का कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयज और डेडिकेटेड फील करेंगे एंड और अच्छे से वो काम करेंगे। अगर इस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया गया तो एम्प्लॉयज के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी एंड एक नॉन कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगेगा। हो सकता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत ज्यादा क्लैशेस आ जाए। पॉइंट नंबर 14, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, एस्पेरेट डी कॉर्प्स। ठीक है, एस्पेरेट डी कॉर्प्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब लोग जो है एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सब जो है एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, टीम स्पिरिट है, सब जो है एक साथ मिलकर के एक टीम की तरह वर्क करेंगे।
मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक टीम स्पिरिट जनरेट करना, मतलब कि एक टीम वाली फीलिंग जनरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जो है सब मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पे ये माना गया है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि अब हम जो है सब मिलकर के काम करेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बचपन में जो है आप सबने कहानी सुनी होगी जिसमें एक फादर जो है कहते हैं कि ये बंडल जो है, उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे जो है हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो एक दिन जो है फादर बहुत बीमार रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने चारों बच्चों को बुलाते हैं और एक बंडल ऑफ स्टिक मंगवाते हैं एंड चारों को बारी बारी देते हैं उस बंडल को तोड़ने के लिए। तो कोई भी जो है उस बंडल को ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उस बंडल को अनटाई करते हैं एंड सबको बारी बारी जो है उसमें से एक एक स्टिक देते हैं एंड बोलते हैं कि इसको तोड़ के दिखाओ। तो सब लोग उसको इजीली तोड़ लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर जो है हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे तब हम जो है ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं, हम कोई भी काम जो है इजीली कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है यूनियन इज स्ट्रेंथ। एंड ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अगर सारे एम्प्लॉयज अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो आपका जो गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आपको आपके गोल्स को अचीव करना है तो क्या करना होगा, सारे एम्प्लॉयज को टीम में बांधना होगा, एक टीम में बंडल अप करना होगा एंड देन उसको आगे काम प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट और टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीम, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं टीम का फुल फॉर्म दैट इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो वो जो है ज्यादा अचीव कर पाएंगे। हमें जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल करना क्या है, आई को जो है विद वी से रिप्लेस कर देना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस आई विद वी। मैं नहीं, हम सब मिलकर के काम करेंगे। एंड अगर जो है आपसे कोई भी केस स्टडी पूछता है, केस स्टडी में अगर लिखा है हार्मनी इन वर्क, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है, वो जो है एस्पेरेडी कॉप्स की बात कर रहा है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल ट्रस्ट की डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर जो है टीम स्पिरिट होगी तो हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे तो एक पॉजिटिव, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा एंड इससे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। अगर जो है हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको वॉयलेट कर देते हैं, तो एम्प्लॉयज जो हैं एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे एंड जो गोल्स हैं हमारे वो हो सकता है कि वो अचीव न हो पाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका 14th प्रिंसिपल है एस्पेरेडी कॉप्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर जो है आप टीम वर्क नहीं करते हो, आप जो है मिलजुल करके काम नहीं करते हो, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा हम सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिविजन ऑफ वर्क। इसमें क्या करना है, आपको जो है सारे वर्क्स को प्रॉपरली डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है एंड देन हर पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। मैनेजमेंट को अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन स्टैब्लिश करना है। फोर्थ पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक ही हेड होने चाहिए, एक ही बॉस होने चाहिए जो आपको कमांड दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी सबऑर्डिनेट के एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और काम को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि हर डिपार्टमेंट का एक प्लान होना चाहिए एंड वो डिपार्टमेंट जो है अपना पूरा एफर्ट जो है उस प्लान को अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में लगा दे। इससे क्या होगा, सारे लोग एक डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करेंगे एंड सारे डिपार्टमेंट्स के अगर गोल इसी तरीके से अचीव हो जाएंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो भी अपने आप अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
इसमें क्या करना है, आपको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते करते आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनको अचीव कर लेना है। कोई भी करप्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने बेनिफिट के लिए नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको जो है अपना गेन शेयर करना है अपने एम्प्लॉयज के साथ। आपको जो है एक रीजनेबल सैलरी, रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, रीजनेबल अमाउंट जो है सैलरी का वो अपने एम्प्लॉयज को पे करना है एंड अपना प्रॉफिट भी उनके साथ शेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में आप ये देख सकते हो कि अगर जो है आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आप सेंट्रलाइजेशन रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन फुली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन फुली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होगी जिसको आपको फॉलो करना है। उसी के थ्रू आपको जो है अपने सुपीरियर से या सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर जो है गैंग प्लैंक पढ़ा है हमने। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन गैंग प्लैंक जो है सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के बीच में होगी। जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वही जो है गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं। हम अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में गैंग प्लैंक का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हमने ये पढ़ा है कि हर इंसान और हर मटेरियल और हर मैन की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो बंदा या वो सामान उसी जगह पे अपनी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसमें हमने ये पढ़ा है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको जो है उतना टाइम देना चाहिए कि वो इजीली वहां पर सेटल हो पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उनका बहुत ही फ्रीक्वेंट हमें ट्रांसफर या टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव में हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ करके कुछ काम करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ अच्छे सजेशंस के साथ वो बाहर आए, एंड आपको जो है जो बेस्ट सजेशन हो उनको जो है अवार्ड भी करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज बेस्ट सजेशन के साथ आपके सामने आ रहे हैं उनको जो है आप रिवॉर्ड दें। एंड द लास्ट वन इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या होता है कि आई को हम वी से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हम टीम वर्क की, टीम स्पिरिट की बात करते हैं कि हम जो है सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आई थिंक ये जो समरी है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप जो है इस समरी के थ्रू अपना ये पूरा 14 प्रिंसिपल्स रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर जो है आपको कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा है या फिर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, आप डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए, मैं जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगी। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press bell icon also। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।